नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं हूं रमेश्री और आप देख रहे हैं रम्या ज्योतिष। भारत में 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रचलित है: सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अब फिलहाल चल रही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अपनी ज्योतिष विश्लेषण के लिए चुना है। इसलिए ये वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित है। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, मैं एक मातृभाषा के स्वरूप से हिंदी भाषिक नहीं हूँ, पर मेरी कोशिश रही है कि मैं हिंदी में स्पष्ट तरीके से और सही तरीके से बात करने के लिए कुछ AI टूल्स का भी इस्तेमाल किया है और मेरे कुछ मित्रों की भी सहायता मैंने ली है। तो अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी लोप दोष नजर आए तो आप मुझे क्षमा करें। तो शुरुआत करते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ज्योतिषीय विश्लेषण। कल 6 नवंबर और 11 नवंबर को इलेक्शन का वोटिंग हो रही है, चुनाव का वोटिंग हो रही है। ये 2 फेजों में हो रही है। 2020 में पिछली इलेक्शन हुई थी और 2025 में ये अब इस बार की इलेक्शन है नवंबर में। तो नवंबर 6, नवंबर 11 वोटिंग है 2 फेजेस में और नवंबर 14 को रिजल्ट्स है। तो इसके दौरान मैंने कुछ कुंडलियां निकाल के रखी जो पार्टियों की बहुत प्रबल नेता है या CM बनने की, मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। और मैंने बाकी टाइम की तरह इस बार भी नवंबर 6, नवंबर 11 और नवंबर 14 जब रिजल्ट अनाउंस होगा, इन तीनों दिन के उदय लग्न कुंडली को भी मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी, चुनाव होगा, तो उस दिन सारे मतदारों की मानसिकता कैसी होगी, उनकी इच्छा किस तरफ होगी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने हमारे भारत में देखा है कि चुनाव जो है वो पल भर में बदलता है और कभी भी हम ये डिसिसिवली नहीं कह सकते कि यही पार्टी जीतेगी और यही इंसान ऊपर आएगा, ये नहीं कह पाएंगे। और इस बार इस नवंबर में बहुत सारी प्लैनेट्स की मूवमेंट भी चेंज होती है, क्योंकि नवंबर 2 को शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि पे आए। नवंबर 10 को बुध जो राजकुमार है वो वक्री होकर वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि आ जाएंगे और शुक्र से युति बनाएंगे। वो अब तक पिछले 2-3 महीनों से मंगल से युति बना रहा था, कन्या राशि में, तुला राशि में और इवन वृश्चिक राशि में। तो बुध मंगल साथ में कन्या राशि में भी थे जो बुध की राशि थे, और अब वृश्चिक राशि में भी रह रहे जहां मंगल की राशि है। ओके, तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए और 11 नवंबर को गुरु ग्रह जो है बृहस्पति, जो सबसे शुभ का ग्रह है और राजनीतियों में और किसी चीज़ों में पॉलिसी, प्रोसीजर और जैसे रूल्स बनाया जाता है, जैसे प्लानिंग किया जाता है, उन सारी चीज़ों का कारक भी गुरु माना जाता है। और वो अब कर्क राशि में उच्च के है और 11 नवंबर को वो वक्री होंगे और उसी वक्री करके वो 5 दिसंबर को मिथुन राशि प्रवेश करेंगे। तो 2 ग्रहों की वक्री गति को भी हमें नजर रखना पड़ेगा। और सूर्य शुक्र की जो युति है तुला राशि में, शुक्र जितना बलवान है, क्योंकि शुक्र जो है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और क्लेवरनेस का कारक है, मतलब जो बुद्धिमत्ता से खेलना पड़ता है, क्योंकि राजनीति भी ऐसे है। तो किसी एक ग्रह से हम किसी भी चीज को ये नहीं दर्शा सकते या ये नहीं कह सकते, किसी भी निदर्शन में नहीं आ सकते कि इसी ग्रह की वजह से ये इंसान यहाँ पे आए या ये चुनाव। और चुनाव जैसे बहुत बड़ा माहौल है, तो सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं 3 दिन का भी उदय लगा, नवंबर 6, 11, 14 का भी, और मैंने कुछ हस्तियों की कुंडली को भी मैंने लिया है। तो इसके लिए मैंने 3 प्रमुख लोगों की कुंडली ली है। वो है नीतीश कुमार जी, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है और अब हाल ही की भी मुख्यमंत्री है और वेल एजुकेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उस जमाने में।
अब जब हम उनकी कुंडली देखेंगे वो हमें पता चलेगा। और हम उसके साथ साथ वो जनता दल यूनाइटेड के लीडर है, एंड उसके साथ साथ हम दूसरी कुंडली जो मैंने लिया है वो है श्री तेजस्वी यादव जी के, जो राजनीतिक दिग्गज लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र है और बिहार की राजनीति में नई लहर लेकर आ रहे हैं, और वो कितना सफल होंगे वो भी हम देखेंगे। तीसरी कुंडली जो मैंने लिया है वो है श्री प्रशांत किशोर जी, जो हमेशा गुरु वाली रोल करते थे या शुक्र वाली रोल करते थे। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी मेकिंग, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका रहती थी। पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिन जिन तरह की स्लोगन्स बनाए जाए कि अब की बार मोदी सरकार, इन सब के पीछे प्रशांत किशोर जी के दिमाग थे। पर अब वो बिहार के इलेक्शन अपनी खुद की नई पार्टी बनके खड़े हैं, वो है जन सूरज पार्टी। तो श्री प्रशांत किशोर जी की भी कुंडली मैंने लिया है। उनकी जन्म समय नहीं है, पर उनकी कुंडली मैंने नाड़ी की दृष्टि से देखी है। तो उनकी भूमिका और उनके प्रभाव को कितनी तरीके से प्रभाव पड़ेगा बिहार के इलेक्शन में, क्योंकि वो पूरा नहीं बन पाए तो वो किसको फायदा कर सकते हैं, ये सारी चीजें उनको भी देखना पड़ता है। क्योंकि चुनाव तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, किसी को हारने के लिए भी लड़ा जाता है। ये हमारे देश में हमने बहुत सारे चुनाव में देखे हैं, तो इस बार भी देखेंगे। तो बिहार चुनाव क्यों इतना महत्व है और बिहार का क्या महत्व है, ये पहले हम देखते हैं। तो हमारी भारत की जो सारी राज्यों में अब फिलहाल में देखेंगे तो शायद बिहार की आर्थिक स्थिति के रूप से या किसी और तरीके से ज्यादा महत्व नहीं हो सकते। पर अगर हम प्राचीन भारत को मुख्य भूमिका में रखकर अगर देखेंगे तो बिहार का महत्व काफी है, क्योंकि नैमिषारण्य बिहार में आती है। और सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब वो प्राचीन वाली बिहार में, भले ही स्टेट डिवीजन जैसा भी किया हो, बट मेन वाला नाम नैमिषारण्य जो है वो बिहार में आता था। और बिहार का असली नाम भी विहार है, क्योंकि माता पार्वती के साथ भगवान शिव विहार के लिए यहाँ पे आते थे। वो वाराणसी में थे और उसी मार्ग में वो विहार के लिए यहाँ पे आते थे। और हम जितने भी पुराणों में अगर पढ़े हैं तो शुरुआत में यही कहा जाता है कि नैमिषारण्य में सूत महामुनि जी ने या शुक महामुनि ने ऐसे सारे महामुनियों के साथ बैठकर ये कथाएं बताते थे। ये सारी जो प्रसंग है, ये सारी जो घटनाएं जो हुई थी अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनवंतरों में, उनको नैमिषारण्य में ही बैठकर बताए जाते थे। और नैमिषारण्य कैसा था इसका भी उल्लेख ब्रह्म पुराण में है कि वो इतना समृद्ध था कि गाय इतना कच्चा दूध देता था और वृक्ष इतना फल देता था और फल इतना स्वादिष्ट भी होता था। तो इतना अच्छा वर्णन बिहार के बारे में, यानी विहार के बारे में है। तो इस विहार की स्थिति अब इस तरह क्यों हुई, इसके लिए निदर्शन है कि इतने सारे बाहर से जो इन्वेंशंस हुई, कि मुगलों की हुई, ब्रिटिशर्स की हुई, सबकी हुई, तो मंगोलियन से हुई, सो सारी चीज़ों की वजह से अब बिहार इतनी ऐसी स्थिति में आ गए कि वो अब उस महिमा में, उस ग्लोरी में नहीं रहे। तो वापस उन्हें लेकर आने के लिए बहुत सारे राजनीतिक प्रयत्न भी हुआ है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जीएसटी एलोकेशन है या किसी भी चीज से बिहार में बहुत सारे प्रोग्रेस लाने के लिए काफी प्रयत्न किया गया है। सिर्फ उतना ही नहीं, रिसेंटली जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनरुज्जीवन किया, ये पहला कदम हम मान सकते हैं। बाबा वैद्यनाथ की ज्योतिर्लिंग, जो वहां के ज्योतिर्लिंग है, उसको भी कितने तरीके से डेवलप किया है, वहां पे एयरपोर्ट सब बनाया। तो ये बिहार को फिर से विहार बनाने की सारी कोशिशें किए जा रहे हैं। तो ये चुनाव भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जब राजनीतिक तरीके से वहां पे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हो जो इसके लिए सहायकारी है, तभी ऐसे काम बन पाएंगे। तो इसके कारण से बिहार चुनाव 2025 में ही नहीं, कभी भी बहुत
महत्व रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब जिस तरीके से बले फूल रहे वो बहुत ही एक श्रेष्ठ डेवलपमेंट है, यही मैं कह सकती हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी सनातन धर्म की जो श्रेष्ठता है, महत्वता है, वो बिहार से वापस आए, क्योंकि वो जगह ऐसी थी, हमारे सारे पुराणों की कथाएं जो है वो वहाँ पे ही कहा गया था, वहाँ पे ही सुनाया गया था। तो हमारी भी यही आशा है कि वहाँ पे अच्छे सरकार आए और अच्छे राजनीतिक लोग आए और उनकी जो महत्वता है वो फिर से उसी स्थिति पर आए जो पहले के थे। तो अब ज्योतिष विश्लेषण पर हम वापस जाते। तो हम चुनाव कार्यक्रम के बारे में तो मैंने बता दिया है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं श्री नीतीश कुमार जी की कुंडली से। तो अगर हम उनकी कुंडली को देखें तो मैं स्क्रीन पे भी आपके लिए दर्शा रही हूँ। नीतीश कुमार जी पैदा हुए थे मार्च 1, 1951 में 13:20 बख्तियारपुर बिहार पे। मैंने ये डिटेल्स ऑनलाइन के ट्रस्टेड एस्ट्रो बैंक, AAPS स्पेस ऐसी वेबसाइट से मैंने लिया है और यहाँ पे मुझे मिला कि उनकी चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में है और उनके लगन जो है वो मिथुन लगन है और उनके शनिदेव चतुर्थ में है और मंगल दशम में दिग्बली है और शुक्र के साथ है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है उनकी कुंडली में। क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि उनकी चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु, सूर्य, बुध, राहु है, बहुत बड़ा अच्छा है, पर लगन से दशम में मंगल दिग्बली है और वो उच्च के शुक्र के साथ है। तो वो पंचमेश और उनके 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ है। तो हम देख सकते हैं उनकी कितनी अच्छी एजुकेशन रही, क्योंकि मंगल शनि 4-10 एक्सिस में 4-10 एक्सिस में बैठकर शुक्र को सपोर्ट कर रहे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए। पर शनिदेव जो है वक्री भी है चतुर्थ में, इसलिए हमने पिछले कई सालों में देखा है कि वो अक्सर पार्टी बदलते रहते हैं या उनकी जो सरकारें गिरती है फिर से बनती है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि शनिदेव की पोजीशन ऐसी है और शनिदेव पर किसी भी मतलब अच्छी दृष्टि जो है, शुक्र के अलावा गुरु की दृष्टि होना सबसे ज्यादा महत्व है, पर वो था नहीं। और इन सब के कारण से उनको कभी ना कभी उनकी जो किस्मत भी पलटी है, क्योंकि नवम में जब गुरु, सूर्य, बुध, राहु होता है एंड जब उनकी भी हम पोजीशंस नवांश में, दशांश में, ये सारी चीजें हम जब कंसिडर करेंगे, सूर्य शनि की युति है उनके 8वें भाव में दशांश की कुंडली में। तो और अब उनकी दशा है राहु की दशा में शुक्र की अंतरदशा, और शुक्र तो उनके लिए वैसे ही इतने अच्छे प्लैनेट है क्योंकि उनके लिए पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी है और उच्च के होकर दशम में मंगल के साथ बैठा है। तो इन सारी चीजों को नजर रखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि नीतीश जी अगर अपने पिछले सालों में किए गलतियों को सुधार कर अब एक अच्छे सरकार, पहले से बेहतर सरकार देने का एक जिम्मा उठा देते हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इस बार वो इलेक्शन में जीत सकते हैं और वो मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं। उसकी पूर्ण तरह की संभावना उनकी कुंडली से है, क्योंकि शुक्र की अंतरदशा में तो उन्हें बहुत अच्छे एक प्रोग्रेस होना चाहिए। पर एक समस्या है, क्योंकि शुक्र जो है पंचमेश होने के कारण वो पदच्युति भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है उनके लिए कि अब वो बनेंगे और जब शुक्र की अंतरदशा खत्म होंगे अगले साल, जब अप्रैल और मई के समय में, तो फिर से वो पलट सकते हैं और फिर से राजनीति बिहार में ऐसी स्थिति पे आ सकते हैं कि वो फिर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई और आ सकते हैं सत्ता में। तो ऐसी भी चीजें होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र भले ही उनके लिए बहुत अच्छे स्थिति में बैठा हो और ऐसी प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, ऐसी ग्रहों के साथ बैठा हो जो अधिकार लेने के लिए, अधिकार तक पहुंचने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
पर वो पंचमेश यानी पदच्युति का कारक होने के कारण तो मुझे उसकी लॉन्जिविटी मतलब ज्यादा देर तक वो उस पोजीशन पे रह पाते, इसके लिए मुश्किल है। तो उसके लिए वो शायद थोड़ा सोचना भी पड़ता, और उनकी उम्र भी अब ऐसे है कि वो ऑलमोस्ट 75 साल के हो रहे, तो शायद ये उसका लास्ट टर्म भी रहेगा। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन भी पाते तो वो ज्यादा दिन के लिए उस स्थल पे, उस सत्ते पे नहीं बैठ सकते। तो ये नीतीश कुमार जी की कुंडली से मेरा विश्लेषण है। तो मैंने उनकी जैमिनी चरदशा को भी मैंने देखा, जो उनके लिए अब मिथुन राशि की दशा चल रही है, और अंतरदशा में उनकी धनु राशि की दशा है। और मिथुन और धनु तो हम देख ही सकते हैं, वो 1/7 एक्सेस में आते हैं। मतलब पब्लिक से, जनता से जो प्यार है, जो एक फेवरेटिज्म जो है, वो मिलने के लिए ये बहुत ही सटीक समय है। तो वो मिलने की चांसेस भी है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो किससे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो अब फिलहाल एनडीए में है। तो अगर भगवान की कृपा हो और वो ना पलटे तो ये अच्छा है, पर फिर भी वो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के स्थान में रहना मुश्किल है, मैं यही कहती हूँ, अगर वो बनेंगे तो। क्योंकि शुक्र पंचमेश है, तो खत्म होते होते उनकी पदच्युति भी हो सकती है। ये नीतीश कुमार की कुंडली है। तो अब हम फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट तेजस्वी यादव जी के कुंडली को। सो श्री तेजस्वी यादव जी नवंबर 9 1988 को सुबह 1:30 में जन्मे थे। वो गोपालगंज बिहार में। तो उनके चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है, और लगन जो है सिंह लगन है। लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, दशम में गुरु है जो वक्री है। ओके, एंड बाकी हम चीजों को भी देखें तो सूर्य जो है नीच के है, शुक्र भी नीच के है, पर वो अमावस्या के टाइम पे वो पैदा हुए थे। तो कह सकते हैं कि वो दीपावली के अमावस्या में शायद पैदा हुए थे, आई थिंक। एंड शनिदेव जो है पंचम में है। तो सिंह लगन के लिए सबसे ज्यादा 3 ग्रह इंपॉर्टेंट या महत्व रखते हैं। उनके लग्नेश सूर्य, जिनका बल उतना नहीं है और उस पर गुरु की भी दृष्टि नहीं है, पर वो समय है दीपावली अमावस्या की। और मंगल का भी प्रामुख्यता है सिंह लगन वालों के लिए, क्योंकि मंगल जो है 8वें भाव में है, और वो सिंह लगन के लिए योग कारक है। तो चतुर्थेश और नवमेश होने के कारण वो योग कारक बनते हैं, और वो अब 8वें भाव में है, और उसको शुक्र देख रहे हैं, और किसी की भी दृष्टि नहीं लग रही है, पर शुक्र को नीच के है, और उस पर गुरु की दृष्टि होने के कारण उसका नीच भंग भी है। तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति में इंप्रूवमेंट है, और नवांश में भी शुक्र की पोजीशन थोड़ा बेहतर हुआ है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो कुंडली है वो कुछ मामलों में बहुत अच्छी है, पर कुछ मामलों में उतना पावरफुल या उतना स्ट्रेंथ वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान को मुख्यमंत्री या उससे ऊपर की पदवी आना है तो कुछ ना कुछ राजयोग, कुछ ना कुछ महापुरुष योग, ये सब होना है। नीतीश जी की कुंडली में मालवीय महापुरुष योग थी, क्योंकि शुक्र उच्च के थे दशम में, पर इनके कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं है। और गुरु जो है इनके लिए पंचमेश और क्या होता है, अष्टमेश है। तो पंचमेश और अष्टमेश की ग्रह अगर दशम में बैठता है तो वो सत्ता में अगर बैठेंगे भी बहुत जल्दी उतर भी जाएंगे, क्योंकि अष्टम दशम का कनेक्शन है, तो नौकरी खोने का योग कहा जाता है। ओके, तो पंचमेश जब दशम में बैठा तो पदच्युति होता ही है, पर अष्टमेश भी अगर अष्टमेश का भी अंश अगर उसे जुड़ जाता है तो वो और कंफर्म हो जाता है। तो तेजस्वी यादव जी के लिए भले ही वो उतना लहर, उतना परिणाम दिखाते होंगे, पर उतना वो रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं, ये हमें उनकी दशा से देखनी पड़ती है। जब हम उनके दशा को देखेंगे, अब वो फिलहाल शनि दशा में मंगल की अंतरदशा में है, और वो अक्टूबर से बुध की प्रत्यंतर दशा में है। तो ये जो शनि, मंगल और बुध है,
तो इन तीनों ग्रहों को देखना चाहिए। तो मैंने जो कहा था कि 3 ग्रह जो सिंह लगन के लिए बहुत प्रामुख्यता रखती है, सूर्य और मंगल है, तीसरा शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव सिंह लगन के लिए मारक ग्रह है, वो उनके लिए षष्ठेश और सप्तमेश है, और वही ग्रह जाकर पंचम में बैठा है। तो इतना आसान नहीं है उनके लिए, सप्तमेश पंचम में बैठना उसके लिए एक राजयोग है। पर उसको, उस शनिदेव को कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र वैसे ही बलहीन है, पर नीच भंग में है, पर उतने अच्छे पोजीशन पे नहीं है। पर फिर भी नीच के ग्रह है तो वो नीच के काम या किसी और अलग मार्ग से जाकर वो अपना काम हासिल करना चाहेंगे। और गुरु जो है वक्री है और वो दशम है, तो वो उतना फल नहीं दे पाएंगे जितना उसे देना था। अब फिलहाल गुरु जब वक्री होंगे 11 नवंबर को, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, पर वो जितना लहर दिखाते थे, जितना वो दिखाते थे कि वो कर पाएंगे, वो उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि दशा भी ऐसी है कि शनि मंगल की पोजीशन ऐसी है कि ना शनि मंगल को देख रहा, ना मंगल शनि को देख रहा, और शनि मंगल दोनों गुरु के घर में है। ओके, तो उनके नक्षत्रों को भी देखेंगे, उनकी राशियों को भी देखेंगे, तो कोई भी ग्रह में उतना बल नहीं है कि उनको सत्ता में बिठाने के लिए उतना प्रशस्त हो। तो इन कारणों के वजह से फिलहाल तेजस्वी यादव जी को सत्ता मिलना मुश्किल है, और उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड सीट्स जो है वो भी मिलना मुश्किल है। शायद उनका परफॉर्मेंस जो है, उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस जो है बिहार में एक्सपेक्ट से ज्यादा बुरा होगा, और कभी कभी कुछ जगहों में तो बहुत ही शोचनीय भी होगा, ये मैं कह सकती हूँ। देखते हैं अगले क्या होता है तेजस्वी यादव जी और उनके आरजेडी पार्टी के लिए। अब देखते हैं अगले कुंडली जो है श्री प्रशांत किशोर जी के। श्री प्रशांत किशोर जी 20 मार्च 1977 शाहाबाद बिहार में पैदा हुए हैं। वो बिहारी ही है और उनका टाइम नहीं है, इसलिए मैं उनकी चंद्र लगन की कुंडली या नाड़ी से देखना चाहती हूँ। तो चंद्र जो है उनके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, मीन राशि, तो वो आप फिलहाल 7.5 में ही चल रहे हैं, 5 डिग्री में है, और उसके साथ सूर्य भी है और बुध भी है। तो देख सकते हैं कि वो अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, तो ऑलमोस्ट एंड में है, और बुध वहां पे नीच के भी है। तो सूर्य चंद्रमा वैसे भी मुश्किल की स्थिति में है और बुध नीच के है, और वक्री शुक्र और केतु मेष राशि में है, और मंगल कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में जो शुक्र की राशि है, राहु अच्छे पोजीशन पे है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, एंड शनिदेव काफी अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि वो भाव मध्य में भी, मतलब ऐसी अच्छी पोजीशन पे है शनिदेव की। उनकी पोजीशन जो है D9 और D10 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो राजनीतिक रूप से तो वो अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट जो है, क्योंकि चंद्रमा से पंचम में शनिदेव बैठना जो खुद चंद्रमा की राशि हो, और जब हम गुरु से देखते हैं तो शनिदेव तीसरे भाव में बैठते हैं, इसलिए मैंने कहा कि शनिदेव का पोजीशन बहुत अच्छा है, और गुरु से मंगल दशम भाव की पोजीशन पे है, और मंगल भी गुरु को देख रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, और अब उनकी फिलहाल की दशा शुक्र में राहु हो सकती है, और चरदशा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि लगन चाहिए हमें बहुत टाइम। तो प्रशांत किशोर जी का अब दशा शायद शुक्र के राहु होंगे या सूर्य के शुक्र होंगे, तो ऐसी ही दशा आ सकती है। तो हम दशा भी पूरी स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते, पर सिर्फ उनकी जो चंद्रमा से कुंडली नाड़ी से देखकर हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स के डिवीजन कर सकते हैं और ऑपोजिशन का नुकसान कर सकते हैं, और बहुत सारी क्षेत्रों में उन्हें ये टेमनी जो है या जो फिक्स मिनिमम डिपॉजिट जो है वो भी वापस नहीं आएगा, एंड उनके वजह से ऑपोजिशन काफी सीट्स जो है जो उनके लिए मिलना था वो भी वो खो देंगे। शायद उनका यही रोल रहा होगा, एंड इन कारणों के वजह से उनकी पार्टी या वे उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, पर उनसे तो नीतीश कुमार जी को बहुत लाभ होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इन तीनों कुंडली को अगर हम देखें, जब मैंने एनालिसिस करने के दौरान भी देखा तो मुझे यही लगा
कि नीतीश कुमार जी के लिए अब फिलहाल का वक्त काफी एक सही मायने में है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि में के है और नवम में उनके लिए गुरु है, अब उच्च के है, और जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला आता है तब तो वक्री ही हो जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, एंड 12वें भाव का स्वामी मंगल खुद 12वें भाव में है, और बुध जो है दशम के वो वक्री होकर वापस जाने वाला होता है। तो इन सारी चीजों को देखकर नीतीश कुमार जी की जीत इस बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा चांसेस या संभावना ज्यादा है, ये मैं कह सकती हूँ। तो जितनी सारी डिटेल्स मैंने दी है इन तीनों कुंडली, ये सारे एस्ट्रो डेटा बैंक और APS.space नाम की एक वेबसाइट है जो वेरीफाइड टाइमिंग्स को देते हैं या वेरीफाइड डिटेल्स को देते हैं, तो मैंने यहाँ से लिया है। तो मेरे एनालिसिस उन पे बेस्ड है, एंड सिर्फ उतना ही नहीं, मैं ये जो एनालिसिस जो है इसके लिए मैंने पिछले इलेक्शन में जिन लोगों ने एनालिसिस दिया था 2020 में, 2015 में जब नीतीश कुमार जी ने जीता था, तो मैंने वो कुंडलियां भी मैंने ली है। तो क्योंकि क्या वो मैच हो रहा था, उनकी जो पास्ट इवेंट्स है वो उससे भी मैंने क्लियर किया है। अब हम आते हैं फेज 1 और फेज 2 इलेक्शन के दिनांक किस तरह से है उदय लग्न की कुंडली। तो हम उस वक्त देखेंगे तो तुला लग्न ही होंगे इस महीने, तो 16 नवंबर तक। तो वो होगा शुक्र के साथ, लग्नेश लग्न में है, ये मालव्य योग है, अगेन मालव्य योग आ रही है, और सही मायने सही वक्त में शुक्र खुद अपने मूल त्रिकोण राशि में आया है। तो ये खुद एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि वो तो जीतने वाले है ही है। सॉरी, नीतीश कुमार जी की कुंडली में मैंने कहा था कि 12वें भाव के स्वामी शुक्र 12वें है, वो होना था, मैंने 12वां मंगल कहा, वो आप क्षमा कर दीजिए। तो हाँ, तो उनके लिए तो अब नवम में गुरु है, तो ये खुद एक सील है कि ये टाइम पीरियड जो है नीतीश जी के लिए ज्यादा फेवरेबल है। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो द्वितीयेश के स्वामी मंगल द्वितीय में है, उदय लग्न की कुंडली जो फेज 1 6 नवंबर 2025 की, और अब गुरु उच्च के है, तो गुरु शुक्र जो है काफी अच्छी पोजीशन पे है, जो नीतीश जी की कुंडली में भी काफी अच्छे पोजीशन पे है। तो फेज 1 की कुंडली से भी और फेज 2 भी अगर हम देखेंगे ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि फेज 1 में बुध और गुरु वक्री नहीं थे और चंद्रमा जो कृतिका नक्षत्र में थे, क्योंकि पहले दिन जब इलेक्शन शुरू होंगे 6 नवंबर को, तब कृतिका नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, और जब 11 नवंबर को दूसरा फेज होगा तब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र यानी गुरु के साथ ही कर्क राशि में अपने घर में रहेंगे। तो फेज 1 इलेक्शन से ज्यादा फेज 2 इलेक्शन बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट होता है। तो इन बीच के दौरान कुछ कम्युनिकेशन होगा या कुछ चीजें ऑपोजिशन कहेंगे या कुछ ऐसा वार्तालाप होगा जो पूरे चुनाव की डायरेक्शन को बदल के रखेंगे। तो यही होता रहता है हमारे चुनावों में, और इस बार भी यही होगा। तो इस बार भी हम यही देखेंगे। एंड जब हम रिजल्ट्स के दिन के लिए देखेंगे तो जब हम ये रिजल्ट्स के दिन के लिए देखेंगे तो उस दिन क्या होगा कि चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र केतु के साथ है, वो भी 11वें भाव में। तो ये जो है थोड़ा संजीदा मामला है। तो ये जो है थोड़ा ऐसा है कि अस्पष्ट तरीके से रिजल्ट्स आ सकती है। तो गठबंधन ही होना चाहिए, इसका होगा या इसका होगा वो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि एक सरकार कभी नहीं आ सकती, ये बहुत स्पष्ट तरीके से आया है। तो अब हम देख सकते हैं कि तुला लगन से चंद्रमा जब 11वें भाव में होता है, वो दशम भाव के स्वामी 11वें में है और उन पर किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं है, पर वो गुरु से थोड़ा आगे है और वो अच्छे नक्षत्र में है, पर वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है केतु के साथ। तो ये जो कंफ्यूजन और अनक्लियरनेस जो है लोगों में ये दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बिहार की जनता इतना कंफ्यूज हो गए होंगे या इतना मतलब वो समझ नहीं पाए होंगे कि किसको वोट करे किसको ना करे। तो ये जो गारंटीज भी वहां पे अनाउंस किए जा रहे हैं, इसका भी प्रभाव होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में
ये सारी चीजें भी महत्व रखेगी और जो एनडीए का कुछ नियम जो है या कुछ चीज जो है या सिर्फ श्री नीतीश कुमार जी के जो 2 टाइम पीरियड के चीफ मिनिस्टर के टेन्योर में जो चीज हुई थी उसका कुछ असमाधान जो है वो भी जनता व्यक्त कर सकती है। तो ये सारी चीजें उन्हें सरदर्द दे सकती है और कुछ ऐसे लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकते हैं जिनके वजह से एनडीए को ऐसे लोगों को भी अपने कोलिशन में या अपने एनडीए में शामिल करना पड़ा हो और महागठबंधन वालों से लड़ने के लिए उनको ऐसी कुछ रणनीति बनाना पड़ेगा या ऐसी कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा रिजल्ट्स के बाद। तो ये सारी चीजें भी होगी। तो ये जो रिजल्ट जो है वो एक पक्षीय के लिए नहीं आएगा और जो अब ग्रुप्स भी बना है तो पूरा उन ग्रुप के लिए पूरी तरह से कमांडिंग भी नहीं आएगा। तो कुछ चीजें जो है वो थोड़ा हंग असेंबली की तरह भी नजर आ रही है और थोड़ा 2-3 दिन के लिए थोड़ा सरदर्द भी बनने की चांसेस भी है, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो एनडीए वाले क्या रणनीति बना रहे होंगे, उन्होंने पहले ही ये सारी कुंडलियां देख चुके होंगे और ये सारे विश्लेषण उनके दफ्तरों में भी हुआ होगा। ये तो होता ही रहता है, ये तो भारत है, यहाँ पे ऐसी चीजें तो होते रहते हैं। तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा बनाया होगा या पहले अलायंस जो है वो गठबंधन कुछ बनाए होंगे जो पब्लिक के लिए पता न हो और कुछ गठबंधन ऐसे बनाए होंगे जो सबके लिए पता हो पर वो आगे कंटिन्यू ना हो। तो ये सारी चीजें होंगे। तो जब 14 नवंबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट्स अनाउंस होगा तो हमें ये देखने के लिए काफी दिलचस्पी होंगे कि 243 सीट्स में किसी भी एक चीजों को पूरा मेजॉरिटी इतना आसान से नहीं आएगा। उन्हें कुछ अदला बदली करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को यहाँ से वहां कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा एंड इतना आसान नहीं, क्योंकि जब चंद्रमा केतु के साथ है वो भी इतने नजदीक, मतलब कुछ कंफ्यूजन रहेगी एंड कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी वापस आएगी। तो शायद भाजपा जो ऐसे सरप्राइजिंग चीजों के लिए कारक है राजनीति में, तो वो ऐसे आ सकते हैं या महागठबंधन में भी कुछ ऐसे उन्होंने रखा होगा इस बार, क्योंकि उन्होंने अपनी बाकी राज्यों की नेता को भी बुलाया है उन्होंने इस बार एंड बहुत अच्छी तरह से प्रचार करने का कोशिश भी कर रहे हैं और वो ऐसी गारंटीज भी वो एक्चुअली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी वो दोनों को देखकर एक समान रूप से शायद रिजल्ट दे सकते हैं। तो नवंबर में अब जो भी इलेक्शन होंगे तो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, क्योंकि नीतीश जी की बनने की संभावना है पर वो ज्यादा दिन के लिए बन नहीं पाएंगे अगर वो बनेंगे भी, या फिलहाल के लिए किसी को बिठाकर बाद में उन्हें बैठने के लिए कह सकते हैं या अब उन्हें बिठाकर वापस उनको निकाल के किसी और को। तो ये सारी हड़बड़ी अब डेफिनेटली इस बार होगी। तो इस बार प्लेन रिजल्ट्स नहीं आएगी बिहार में, ये तो मैं कह सकती हूँ। ये है मेरी एनालिसिस। तो ये मेरी सारी डिटेल्स जो मैंने कहा है ये पूरी तरह से ज्योतिष विश्लेषण है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं या किसी भी राजनीतिक इंसान की सपोर्ट के लिए नहीं है। मैं जानती हूँ कि संविधान के हिसाब से चुनाव जो है पूरी तरीके से एक स्पष्ट और शुद्ध तरीके से होता है। तो एक ज्योतिषी और एक ज्योतिष विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा एक हॉनेस्ट अप्रोच रहा इस एनालिसिस में। आपको कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हम यही आशा करते हैं कि बिहार में अच्छे सरकार आए और इस सरकार से बिहार फिर से बिहार बन पाए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। नमस्कार।